Hello, my dear friends. You are welcome on the online platform of Target with Alok. My dear friends, as you know that much pressure was mounted on me to pick up the topic of Kamala Das, and I think it is very difficult to speak on Kamala Das because the openness, the directness, the disillusionment of this man-dominated society, the frustration of a woman, love, sex and loneliness, everything is expressed in Kamala Das poetry. He is the very voice of 21st century of Indian women. He is like a rebellion who wants to shatter down the every rotten and traditional society of India, which is based on patriarchal. एक बगावत का स्वर हमें मिलता है कमला दास की कविताओं में। एक अवसाद, एक पीड़ा, एक एकाकीपन, प्रेम में असंतुष्टि और सबसे बड़ी बात कि इस पुरुष प्रभुत्व समाज के प्रति कमला दास की कविताओं में एक बगावत है। And the situation which persisted since medieval India up to this very period was the period of subjugation and suppression of womankind. मध्यकाल से लेकर के आज तक नारी जाति का केवल शोषण और केवल दमन किया गया। But my dear friends, you know that the situation was not like this in ancient India. It is written that Pura Kalpeshu Narinam Mandira Vandana Nishchitah Adhyapananshcha Vedanam Gayatri Vachanam Tatha. The subjugation and suppression of women were not persisted in ancient period. They were given equal right to men. स्त्रियों को भी जो है पुरुषों के बराबर का अधिकार था। They were entitled to chant Gayatri mantra. They were even entitled to perform rituals, and they were given right to offer worship in temples. But what happened? In medieval period, मध्यकाल से लेकर के आज तक नारी जाति का केवल और केवल शोषण किया गया और इसी शोषण के प्रति एक बगावती स्वर है कमला दास का। और कमला दास एक प्रतिनिधित्व करती है पूरे आधुनिक नारी समाज का। आपने सुना होगा कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया और जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। ये विडंबना रही है। दिस इज द आयरनी ऑफ विमेन फॉक। नारी जाति की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि दे वर एनस्लेव्ड बाय मेन डोमिनेटेड सोसाइटी।
हर तरह से गुलाम बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई। आभूषण के नाम पर उनके पैरों को जो है जकड़ा गया, कभी पाजेब के नाम पर। वास्तव में ये भी गुलामी के प्रतीक हैं, बेड़ियों के प्रतीक हैं। आभूषण के नाम पर कंगड़ी, हथकड़ियों के प्रतीक हैं। यहाँ तक कि गले को भी नहीं छोड़ा गया। हार के नाम पर उनके गले को भी नापा गया, आँख, नाक और कान की भी। ये सारे के सारे गुलामी के और बंधन के प्रतीक हैं। लेकिन पहली बार इनके खिलाफ बगावत का स्वर इस पुरुष समाज की सड़ी गली मान्यता और परंपरा के खिलाफ बगावत की आवाज देने का काम कमला दास ने किया। और वो नारी की पीड़ा को भी व्यक्त करती है, ये कहते हुए कि पुरुष स्त्री में केवल और केवल वासना की संतुष्टि का साधन ढूंढता है, वासना की पूर्ति का सामान ढूंढता है। उनको पैरों की बेड़ियां घर की चारदीवारी में बंद करके उनका हर तरह से शोषण किया। किसी भी तरह का कोई अधिकार। लेकिन एक बेचारी स्त्री क्या चाहती है? कमला दास अपने इंट्रोडक्शन में खुद कहती है कि आई मेट ए मैन, लव्ड हिम। मुझे एक व्यक्ति मिला, मैंने उसको प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम। उस व्यक्ति को कोई विशेष नाम देने की जरूरत नहीं है। He is every man who wants a woman। वो प्रत्येक व्यक्ति है जो स्त्री में केवल और केवल वासना की तलाश करता है। And I am every woman who seeks love। और मैं प्रत्येक स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हूं जो केवल और केवल प्रेम की भूखी है, जो प्रेम तलाश करती है। लेकिन अफसोस कि संवेदना के ऊपर, संवेदना के तल पर, भावना के तल पर, प्रेम के तल पर हमने कभी भी स्त्री को प्रतिष्ठा नहीं दी। उसको केवल और केवल वासना की वस्तु समझा। और इसी के खिलाफ बगावत का स्वर कमला की कविताओं में मिलता है। कमला इज आल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ confessional poetry। My dear friends, confessional poetry, although the term is associated with the confession of guilt, the confession of pricking soul, the confession of sin that a man mentally or physically commits। ये परंपरा वास्तव में ईसाइयत में है। आप ये जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई अपराध कर बैठता है तो चर्च में जाकर के वो कन्फेशन बॉक्स में खड़े होकर के जीसस की बैसिलिका के सामने अपने गुनाह का, अपने पाप का कन्फेशन करता है। लेकिन ये कन्फेशन पोएट्री में क्यों? Confession is open and explicit expression of the guilt which man feels within। कि वास्तव में बिल्कुल खुलेपन से स्पष्ट तौर पर जो भी हमारे मन में समाज के द्वारा जो प्रतिबंधित विषय हैं उसके प्रति खुल करके लिखना कविता के माध्यम से, इसी को जो है कन्फेशनल पोएट्री कहते हैं। अगर साहित्यिक इतिहास की बात की जाए तो इन 1959 एमएल, आई थिंक एमएल रोसेंथाल
wrote for the first time used this term confessional when he was reviewing the life study of रॉबर्ट लॉवेल। रॉबर्ट लॉवेल की आत्मकथा लाइफ स्टडी का जब अध्ययन कर रहा था एमियल रोसेनथाल, तो पहली बार उसको यह एहसास हुआ कि रॉबर्ट लॉवेल ने कितने खुलेपन के साथ अपने मन और मस्तिष्क में उपजने वाली भावनाओं को, उन विषयों को जिनके ऊपर समाज निषेध करता है, प्रतिबंधित करता है, उन विषयों के ऊपर भी जो है खुल करके अपने विचार व्यक्त किए। अपने मन के जो नितांत एकाकीपन के अनुभव होते हैं, चाहे वो सेक्स की बात हो, चाहे वो पैशन की बात हो, ग्रीड हो या लस्ट हो, हर तरह के मन में उपजने वाले जो का नकारात्मक और सकारात्मक विचार हैं, खुल करके उनकी अभिव्यक्ति, ये कन्फेशन। तो पहली बार कन्फेशन शब्द का इस्तेमाल, कन्फेशनल शब्द का इस्तेमाल एमियल रोसेनथाल ने किया 1959 ने। और कब? जब वो रॉबर्ट लॉवेल की आत्मकथा का रिव्यू लिख रहा था। लेकिन कन्फेशनल पोएट्री इट डील्स विद द सब्जेक्ट विच आर कंसीडर्ड टाबूज इन द सोसाइटी। किसी पारंपरिक सोच वाले समाज में जिन विषयों के ऊपर बातचीत करना एक निषेध माना जाता है, टाबू माना जाता है, उन विषयों के ऊपर भी खुल करके अपने विचार कविता के माध्यम से व्यक्त करना कन्फेशनल पोएट्री कहलाता है। इट हैज डायरेक्टनेस एंड ओपननेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीम मोमेंट्स। अत्यंत चरम क्षण जिसको खुल करके बयान करना, खुल करके व्यक्त करना, ये जो है कन्फेशनलिज्म कहलाता है या कन्फेशनल पोएट्री कहलाता है। और हैरत की बात यह है कि पहली बार हिंदुस्तान में नारी के समर्थन में, नारी की व्यथा और नारी की पीड़ा को, नारी के अंतर्मन की चेतना को व्यक्त करने का काम कमला दास ने किया। इसीलिए कमला दास की कविताओं में जिस तरह का खुलापन है, उस तरह का खुलापन कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसीलिए तो टाइम्स मैगजीन ने कमला दास के बारे में कहा, द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्री, भारतीय कविता की माँ है, द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्री। ये एडजेक्टिव, ये विशेषण टाइम्स मैगजीन ने दिया। और आयंगर जी भी कहते हैं, द ओपननेस एंड एक्सप्लिटनेस which we find in Kamala's poetry that is impossible to find anywhere। जिस तरह के खुलेपन का और बगावत के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया कमला ने, उनके कविताओं में जो खुलापन मिलता है, ये शायद कहीं पाना लगभग असंभव है। नारी की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कमला ने क्या कहा कि आई एम सेंट, आई एम सिनर। दोनों चीज, आई एम सेंट, आई एम ए सिनर। मैं संत भी हूं और मैं पापी भी हूं।
पापी इसलिए कि दुनिया के प्रत्येक धर्म ग्रंथों ने नारी जाति को नरक का सामान माना, नरक का द्वार माना। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी तकदीर की हेठी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बच्चों के सेज पर लेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बच्चों के सेज पर लेटी है। सेंट भी है, लेकिन पुरुष की निगाह में सिनर भी है। वासना तुष्टि का एक माध्यम भी है और पूजा का सामान भी है। I am beloved, at the same time I am betrayed। मैं किसी की प्रियतम भी हूं, प्रियतमा भी हूं, लेकिन वही जो है जिसको नारी बिल्कुल समर्पण के भाव से चाहती है, वही उसको बिट्रे करता है, वही उसको जो है उसके साथ छल करता है। डियर कमला दास के वर्क्स के बारे में एक्सप्लिसिटली चर्चा होगी। कुछ चीजें थोड़ा सा एक नजर देख लिया जाए। कमला दास, द एक्सपोनेंट ऑफ कन्फेशनल पोएट्री, कन्फेशनल पोएट्री का एक सशक्त हस्ताक्षर और शीर्ष व्यक्तित्व कमला दास, द ओपननेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीम मोमेंट्स इज कॉल्ड कन्फेशनल पोएट्री। It deals with subjects which are considered as taboo in a traditional society। किसी पारंपरिक सोच वाले समाज में जिन विषयों के ऊपर जो है बोलना, खुल करके चर्चा करना निषिद्ध माना जाता है, उन्हीं प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट के ऊपर बड़े डायरेक्टनेस के साथ, बड़े ही सीधे तौर पर बेबाकी के साथ व्यक्त करना, ये कन्फेशनल पोएट्री की विशेषता होती है। In 1959, Emil Rosenthal used this term in the review of Robert Lowell's life studies। 1959 में एमियल रोसेंथाल ने, अभी जिसके बारे में मैंने चर्चा की, इस टर्म का पहली बार जो है प्रयोग किया। लाइफ स्टडीज, जो कि एक आत्मकथा है रॉबर्ट लॉवेल की, उसमें पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। द स्कूल ऑफ कन्फेशनल पोएट्री इज एसोसिएटेड विद रॉबर्ट लॉवेल, सिल्विया प्ला, एन सेक्सटन एंड जॉन बेरीमैन। कायदे से अगर देखा जाए तो कन्फेशनल पोएट्री की शुरुआत रॉबर्ट लॉवेल से होती है और इसके बाद इसको विस्तार देने का काम सिल्विया प्ला ने किया, एन सेक्सटन ने किया और जॉन बेरीमैन ने किया। लेकिन भारत में कन्फेशनल पोएट्री का को स्थापित करना और इसको शीर्ष पर पहुंचाने का काम माय डियर फ्रेंड्स कमला दास ने किया। थोड़ा सा लाइफ स्केच के बारे में डिटेल में कमला दास के वर्क्स की चर्चा होगी। उनकी जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी होगा। Born on 31st March 1934, पुन्नायुरकुलम, मालाबार, और उस समय मद्रास कहलाता था। She died on 31st May 2009 in जहांगीर हॉस्पिटल पुणे।
पुणे के जहांगीर हॉस्पिटल में, जहाँ के कमलादास का इलाज चल रहा था, वहाँ उनकी मृत्यु हुई एंड शी वॉज बरीड एट पलायम जामा मस्जिद, तिरुवनंतपुरम। कारण कि कमलादास ने इस्लाम एम्ब्रेस कर लिया था और अपना नाम सुरैया रख लिया था। तो इस्लामिक परंपरा ये है कि डेड बॉडी को बरी करते हैं, दफन करते हैं। इसीलिए पलायम जामा मस्जिद अनंतपुरम में उनको दफनाया गया। हर फादर वाज VM नायर, who was editor of मातृभूमि, जो मातृभूमि के एडिटर थे। एंड मदर वाज बालामणि अम्मा, शी वाज रिनाउंड मलयाली पोएट, मलयालम में लिखने वाली एक प्रसिद्ध कवित्री थी। शी वाज मैरिड विद माधव दास एंड on 16th December 1999 she embraced Islam and then her name became Suraya। अगर अवार्ड्स की हम चर्चा करें तो many awards were conferred on her। Asian PEN Poetry Prize in 1964, Kerala Sahitya Akademi Award in 1964, अंत्य कथा द ऑटोबायोग्राफी। अगर हम इनके वर्क्स के, तो अंत्य कथा, जिसको माई स्टोरी भी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1976। और समर इन कोलकाता पब्लिश्ड इन 1965। द डेसेंडेंट्स 1967। ओल्ड प्ले हाउस 1973। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, या अल्लाह। दीज आर द फेमस वर्क्स ऑफ कमला दास। And my dear friends, in next videos we will discuss important works and poems of Kamala Das. Thank you very much for listening to me. God bless you. Only this much today। आज केवल इतना ही। आपकी सफलता की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस वायदे के साथ कि अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।